रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कैसे रिकॉग्नाइज्ड बनता है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है कि शेयर्स आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंडर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज किया गया है। समझ में आ रहा है। रिकॉग्नाइज्ड कंपनी मतलब जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब अंडू बंडू कोई भी कंपनी उठ के आ जाए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो अपन अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंज खोलना चाहते हैं तो उसमें अपने को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड कैसे बनेंगे, रिकॉग्नाइज्ड बनने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, पहला एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कैसे ग्रांट मिलता है उनको, कौन से कंडीशन फॉलो करने के बाद मिलता है, उसके बाद विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, अपने आप ही हम लोग रिकॉग्नाइजेशन से विड्रॉवल ले सकते हैं। अब वो कैसे, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर देखो ये होगा शुरुआत, एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अप्लाई कैसे करना है। देखो सेक्शन 3 लेज डाउन दैट एनी स्टॉक एक्सचेंज, जो मैं मार्क करवा रहा हूं वही, ठीक है, desirous of being recognized for the purpose of this act may make an application in the prescribed manner to the central government, ठीक है। Every application shall contain such particulars as may be prescribed, ठीक है, and shall be accompanied by a copy of the bylaws, समझ में आ रहा है। particulars तो जाएंगे जो कि prescribed रहेंगे and bylaws भी जाएगा। फिर बोले bylaws of the stock exchange for the regulation and control of the contracts and also a copy of the rules relating in general टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो रूल्स भी जाएगा। अब एक बात समझना आप लोग, ठीक है, यहां पे हम लोग भेज रहे हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भेजेंगे हम लोग किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके साथ क्या क्या जाएगा, सारे पर्टिकुलर्स जाएंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो भी भेजना होता है पर्टिकुलर्स नॉर्मली वही हम लोग भेजेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बायलॉ भेजेंगे, कंपनी के बायलॉ भेजेंगे, प्लस रूल्स जो है कंपनी के अंदर जो रूल्स है। कंपनी मतलब सर ये स्टॉक एक्सचेंज, सर ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है क्या, हाँ जी ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, उसका रूल्स जो रहेगा, रूल्स भी हम लोग भेजने वाले, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर्स है, ये पर्टिकुलरली ये सारे पर्टिकुलर्स रहेंगे। देखो द गवर्निंग बॉडी ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द मैनर इन विच इट्स बिजनेस इज टू बी ट्रांसैक्टेड। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो लिखा है यहाँ पे, इसको तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट, एकदम लिखा है इजी, कि कंपनी क्या, स्टॉक एक्सचेंज का, पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज का क्या पावर है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, उस बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्ट किया जाता है, मैनर्स इन विच बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड, ठीक है, बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड मतलब कि उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होगा, समझ में आ रहा है। फिर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा आपको रूल्स मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है भेजना होगा। द एडमिशन इनटू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ मेंबर्स, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, कौन कौन मेंबर्स है, द क्लासेस ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व इन द स्टॉक एक्सचेंज, क्वालिफिकेशन क्या होगा मेंबरशिप का, एंड द एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, क्या क्या बताइए सर फिर से, समझे नहीं, एक्सक्लूजन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन एंड रीएडमिशन, क्या बताइए ना, रीएडमिशन ऑफ द मेंबर्स देयरफॉर और देयरइनटू, मतलब मेंबर्स को कैसे भर्ती करेंगे, कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। सब कुछ डिटेल्स आपको लिखना होगा, भेजना होगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन केस वेयर द रूल्स प्रोवाइड फॉर सच मेंबरशिप एंड द नॉमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लर्क्स, ठीक है, कैसे नॉमिनेट होंगे। देखो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एज मेंबर कैसे बनेंगे ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इन केस वेयर द रूल्स प्रोवाइड फॉर सच मेंबरशिप, ठीक है, अगर कुछ रूल्स है तो वो, एंड द नॉमिनेशन कैसे नॉमिनेट होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लर्क्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लर्क, सब कुछ जो है सारा इंफॉर्मेशन आपको भेजना होगा, समझ में आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन के साथ साथ जाएगा, इजी सा चीज़ है सर, इजी सा चीज़ है, क्लेरिकल वर्क है सिर्फ। नेक्स्ट है ग्रांट कैसे होगा, ग्रांट कैसे होगा समझना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो तो कैसे सेटिस्फाई होंगे, अरे भाई इंक्वायरी करेगा ना, इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो वो ग्रांट कर देगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टू द स्टॉक एक्सचेंज।
लेकिन सर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? अरे भाई वो देखिएगा ना कि इधर जो रूल्स है, बायलॉस है स्टॉक एक्सचेंज के अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है उस कंडीशंस को फुलफिल करता हो, बायलॉस रूल सब कुछ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विद व्यू टू एंश्योर फेयर डीलिंग एंड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है? तो मोटा मोटा बात यह है कि जो रूल्स बायलॉस है स्टॉक एक्सचेंज के वो सही से बैठा हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है उसी प्रकार से उन्होंने ड्राफ्ट किया हो। फिर द स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन, ठीक है, एनी अदर कंडीशन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज and have regard to the area served by the stock exchange and its standing and the nature of the securities dealt with may impose for the purpose of carrying out objects of this act। तो आपको यहां से यहां तक पढ़ना है, मैं आपको समझा दूंगा सबसे पहले। ऐसे पहले समझा दूं, देखो पहले में तो बोल दिए कि रूल्स बायलॉज जो है वो अकॉर्डिंगली है। सेकंड में बोल दिए कि अगर बाई चांस फ्यूचर में मैं तेरे को बोलूँ, डायरेक्शन दूँ कि ऐसा ऐसा करना है वैसा ऐसा करना है, तेरे को करना होगा, ठीक है, ये आप पहले लिख के दे दो। कौन लिख के देगा? स्टॉक एक्सचेंज की हाँ जी हम करेंगे, आपको जो सही लगे वो हम करेंगे, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब इसको कहाँ से कहाँ पढ़ना है? देखो, स्टॉक एक्सचेंज इज विलिंग टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशन which the central government may impose for the purpose of carrying out the object, ठीक है, of this act। समझ में आ रहा है? इतना आपको पढ़ना है, बीच वाले को हटा देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो क्या बोले, फिर बोले दैट इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट के हित में होगा, स्टॉक एक्सचेंज के हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा, सब मतलब सब लोग खुश रहेंगे, कंपनीज के हित में होगा, तब जाके आपको रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एंड ऑल्सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, तब ग्रांट मिलेगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को। समझे बाबू? बोलो ना, बहुत ईजी सर। फिर एक चीज बोले यहाँ पे, द कंडीशंस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may prescribe for the grant of recognition to the stock exchange may include among other matters conditions related to the qualification for membership of stock exchanges, the manner in which contracts shall be entered and enforced as between members, the representation of the central government on each of the stock exchanges by such number of persons not exceeding 3 as the central government may nominate in his behalf, the maintenance of accounts of members and their audit by chartered accountants whether such audit is required by central government। ठीक है, तो ये एडिशनल चीज़ें जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको कह सकता है, जैसे कि मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अगर आपको मेंबर्स रखना है स्टॉक एक्सचेंज में उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। मैनर्स इन विच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटर्ड इनटू, कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, और एनफोर्स कैसे होगा मेंबर्स के बीच में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भैया रिप्रेजेंटेशन बैठेगा, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 3, 3 बंदा तो बैठेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने स्टॉक एक्सचेंज में, सो दैट वो लोग आँख मतलब नज़र रख पाए कि सब कुछ सही प्रकार से हो रहा है। तो 3 बंदे तो बैठेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा। उसके बाद बोले कि भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है ऑडिट तो करवाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट ऑफ मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वेदर सच ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ईजी सर बहुत ईजी, ठीक है, ये समझ में आ चुका। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके बाद कब कौन से सिचुएशन में कौन से रूल्स फॉलो करते हुए फिर ग्रांट मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विड्रॉ कैसे होगा, विड्रॉ हो सकता है, हाँ जी, विड्रॉ कैसे करेगा। सेक्शन 5 लेज डाउन दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी कर सकता है, मेन पॉइंट तो वो है, क्योंकि कोई अगर स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद से तो जाना नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर दबाव डालेगा कि भैया तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। ऑफ द ओपिनियन दैट द रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू अ स्टॉक एक्सचेंज शुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और इन द पब्लिक इंटरेस्ट बी विड्रॉन, तब सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। फिर और देखो कुछ पढ़ने लायक है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखो विड्रॉ करने का जो नोटिफिकेशन निकालेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त या फिर उससे पहले,
ठीक है, अननोइंगली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। नोटिफिकेशन निकालने के बाद कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं वैलिड रहेगा। हाउ द विड्रॉवल्स शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू और मेड बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन and the central government may after consultation with the stock exchange make such provisions as it deems fit in the notification of the withdrawal or any subsequent notification similarly published for the due performance of the contract outstanding on the date। समझ में आ रहा है? तो उन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी फिलहाल आउटस्टैंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भैया तुम लोग बिस्तर बोरिया बिस्तर बांध के निकलो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है, किसको कह रहा है? स्टॉक एक्सचेंज को। अब जो स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सर जो पेंडिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज एक साथ बातचीत करके फिर उस कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अलावा जो है सेबी इसके अलावा सेबी के द्वारा भी सेम चीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे, तो सेबी के द्वारा भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को निकाला जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स रहेंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। देखो, पहला टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न चाहिए एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज, टू डायरेक्ट रूल्स, फिर टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। सुपरसीड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें बंदे बैठे होंगे ना बोर्ड पे, तो इस अंटायर बोर्ड को उठा के फेंक देना एंड नया बोर्ड बिठाना। समझ में आ रहा है? और ये बोर्ड जाएगा सीजी के तरफ से, इसको कहा जाता है सुपरसीड, ठीक है। टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट, टू ग्रांट इम्यूनिटी, टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ब्यूटीफुल सर। नेक्स्ट देखो, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज, ये एक्सप्लेनेशन रहेगा सब कुछ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोले यहाँ पे, पढ़ने लायक चीज़ क्या है मैं वो समझा देता हूँ आपको। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इफ इट इज सैटिस्फाइड that it is in the interest of the trade or in the public interest to do so may by order in writing, क्या ऑर्डर देगा देखो, कॉल करेगा upon a recognized stock exchange or any member thereof to furnish in writing, furnish करेगा writing में, लिखित में जो भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और ऑफ द मेंबर्स इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एज सेबी में रिक्वायर। तो सेबी अगर बोलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज सुन मेरे को लिखित ये इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, मेरे को लिखित देना है, तुमको लिखित देना है मेरे को, समझ में आ रहा है? तो मुझे तुम दोगे लिखित दोगे इन्फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है? तो ये कॉल कर सकता है सेबी, ठीक है। किससे रिलेटेड? वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज में जो मेंबर्स है उनसे रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना सेबी कौन है? बाप है। क्या है भैया? सभी है बाप। अपॉइंट वन और मोर पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अपॉइंट करेगा एक या तो एक से ज़्यादा पर्सन, किस चीज़ के लिए? इंक्वायरी के लिए, ठीक है। जिस मैनर में बोला जाए उस मैनर में इंक्वायरी करेगा। किससे रिलेटेड? इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। फिर देखो क्या बोले, और द अफेयर्स ऑफ एनी द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी सबमिट करेगा वो बंदा जिसने अपॉइंट किया ना। सेबी ने अपॉइंट कोई बंदे को बोले कि भैया स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रख, मेंबर्स पे नजर रख, रिपोर्ट बना के, ठीक है, वो सेबी को दे देगा इंक्वायरी कर, मतलब रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी करने के बाद जो रिजल्ट निकला है वो सेबी को भेज देगा। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी ही लग रहा है सर। फिर देखो बोले, वेर एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और द अफेयर्स ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स इन रिलेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन अंडरटेकन। जब इंक्वायरी होता है ना तब क्या होता है देखो, तब देखो भैया एकदम सांप सूंघ जाता है। देखो अच्छे से, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी CS or other officer of such stock exchange, every member of such stock exchange, if the member of the stock exchange in a firm, every partner, manner, secretary or other officer of the firm, every other person
or body of person who has had a dealing in the course of business with any of the persons mentioned in clause A, B, C, whether directly or indirectly, shall be bound to produce before the authority making the inquiry all such books of accounts and other documents in his custody or power relating to having a bearing on the subject matter of such inquiry, and also furnish the authorities within such time as may be specified. ये समझो एक चीज, मतलब माँ का, बाप का, बहन का, चाचा का, सबका बदला लेगा तेरा सेबी। अब ये जो सेबी है ये सबसे पूछताछ करेगा, डायरेक्टर से, मैनेजर से, सेक्रेटरी से, ऑफिसर से, कोई भी ऑफिसर हो तो एक्सचेंज का, समझ में आ रहा है, मेंबर्स का, स्टॉक एक्सचेंज में जो मेंबर्स है उनका, मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन अ फर्म, इफ द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज ए फर्म, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो मेंबर बनता है वो मेंबर ही अगर एक फर्म है। क्या सर स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर फर्म मतलब कोई भी फर्म मेंबर बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। तो उस फर्म में जो पार्टनर रहेगा, मैनेजर रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, जो भी ऑफिसर रहेगा फर्म का, उनसे भी पूछताछ कर सकता है सभी, उनसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह मांग सकता है सभी। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी। फिर बताए एवरी अदर पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन हु हैज डीलिंग, मतलब जो डील कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज के साथ। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक एक्सचेंज है, इसके साथ मेरा कुछ डीलिंग हुआ, मेरा तो भैया मैं थर्ड पार्टी हूं, लेकिन फिर भी मैंने डील किया ना स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो सेबी जो है मुझसे भी डिटेल्स मांग सकता है। समझे? अब कुछ शातिर बच्चे कहेंगे सर एक बात बताइए ना सर, आप तो कह रहे हो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर अगर मैंने मेंटेन करके नहीं रखा तो? सर मैंने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे पास है नहीं है सर, सभी पहले क्यों नहीं बोला मेरे को? ओ भाई साहब सभी पहले बोल रखा है, आप अच्छे से पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ो सर। देखो ना, स्टॉक एक्सचेंज एवरी मेंबर shall maintain and preserve for not exceeding 5 years such books of account and other documents as central government after consultation with the stock exchange concerned may prescribe in the interest of the trade or in public interest। 5 साल तक, मतलब आज का जो रिकॉर्ड है ये अगले 5 साल तक मेंटेन करके रखना होगा आपको। समझे? हाँ जी, वो जो पीरियोडिकल रिटर्न्स है ना, वो जो पीरियोडिकल रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हो, मेंटेन करके रखना होगा भैया। ठीक है, रिटर्न में ही तो सब डिटेल्स रहता है ना। हाँ जी, वो आपको रिटर्न मतलब मेंटेन करके रखना होगा। शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 years, मतलब 5 साल तक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बवाल सर इतना बवाल कैसे हो आप सर? चलिए यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, ये है टू डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स, ये मैं यहीं से समझा दूंगा, ये रीड वाला पोर्शन रहेगा आपके लिए। इसका मतलब क्या है कि सेबी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि भैया ये रूल बनाओ तुम, ये रूल बनाओ तुम, या तो सेबी खुद से रूल बना के दे देगा। समझ में आ रहा है? बोले कि भैया ये रूल बनाया आपके लिए, आप आज से ये रूल फॉलो करने वाले हो, ऐसे करके बोल सकता है। ठीक है? हाँ जी, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट भाई मेरे, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सर सेबी भी कर सकता है? हाँ जी सेबी भी कर सकता है। सच्ची में बताऊं तो सेबी भी कर सकता है, सेबी के पास भी ये पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो महा पावर है, क्योंकि वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। सुपरसीड कर सकता है? हाँ जी सुपरसीड कर सकता है। ठीक है, सुपरसीड का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, ये रीड करना है आपको अच्छे से कि सुपरसीड क्या होता है। ठीक है, फिर देखो, ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज शैल इंश्योर नेमली, मतलब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ बताना चाहता है आपको या पब्लिक को, जनता को, तो कैसे बताएगा? वो ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन डालेगा। क्या करेगा? ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन डालेगा। तो अगर उसने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाला है तो उसके बाद से क्या करना है? उसके बाद से ये होगा कुछ, मतलब किस चीज का नोटिफिकेशन सर? सुपरसीड का नोटिफिकेशन। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी विच हैज बीन सुपरसीडेड शेल एज फ्रॉम द डेट ऑन द नोटिफिकेशन, या तो ऑफ द नोटिफिकेशन, सुपरसेशन सीज टू होल्ड ऑफिस एज सच मेंबर्स। समझ में? अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आज से हम सुपरसीड करने वाले, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप जो है, आप अपना ऑफिस जो है वो त्याग कर दोगे, आपको नहीं बैठने देंगे हम लोग ऑफिस में। समझ में आ रहा है?
The person or persons appointed may exercise and perform all the powers and duties of the governing body which has been superseded. ठीक है, जो अपॉइंट किया गया व्यक्ति है वो सारे पावर जो है उसके पास चला जाएगा और वो पूरा जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं उन सारे पावर्स को. ठीक है, कौन सर? वो अपॉइंटेड बंदा जो बैठेगा. प्रेजेंटली जो सुपरसीडेड बॉडी है ना, मतलब जिस बॉडी को हम लोगों ने सुपरसीड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुपरसीड किया, उसकी जगह पे उस जगह पे जिस बंदे को अपॉइंट किया गया है वो बैठेगा. समझ में आ रहा है? फिर देखो, फिर बोले ऑल सच प्रॉपर्टी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज द पर्सन और पर्सन्स अपॉइंटेड में बाय अंडर इन राइटिंग स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ as being necessary for the purpose of enabling him them to carry on the business of the stock exchange shall vest in such power in such person or power. मतलब जो भी बंदे बैठे हैं ना, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ वो लेकर दे देंगे अपॉइंटेड व्यक्ति के पास. समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, राइट, उसको. ठीक है, फिर देखो क्या बोले. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ विच the governing body of which is superseded, the person or persons appointed shall hold office for such period as may be specified in the notification. ये तो बात मतलब बोलने वाला बात नहीं है, ये सिंपल बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकालेगा उस नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 सेकंड पहले जो एक्सप्लेन किया मैंने, वहाँ पे मैंने बताया कि नोटिफिकेशन में जो डेट है उस डेट को भी आपको नज़र में रखना है कि कौन से डेट से सुपरसीड होने वाला है. अगर डेट मेंशन नहीं है तो समझ लो आज से, और डेट नॉर्मली मेंशन होगा ही. ठीक है, ठीक है. पब्लिश द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन वेरी सच पीरियड. ठीक है, मतलब उस डेट को आगे पीछे भी किया जा सकता है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, बस इतना ही जानना है आपको इसमें से, सुपरसीड बॉडी में से. ठीक है. टू सस्पेंड सर सुनिए ना, टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस सस्पेंड किया जाएगा. सर क्यों सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी को सही लगे तो. समझ में आ रहा है? सही को सीजी को सही लगे तो, क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया होगा वगैरह, तो इसमें सीजी कर सकता है, बिजनेस को सस्पेंड कर सकता है. टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस, इसका मतलब समझना. टू प्रोहिबिट, इसमें ना रट्टा मारने लायक कुछ नहीं है, आपको बना के लिखना है एग्जामिनेशन में. टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर से नोटिफिकेशन डाल सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में और बोल सकते हैं कि भैया आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है. कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जो सीजी को लगता है कि भैया इससे जो है ना, इससे सही नहीं होगा. ठीक है, इससे सही नहीं होने वाला है, दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, तो तब जाके सीजी जो है वो कह सकती है भैया ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप नहीं कर सकते. नोटिफिकेशन में निकाल के बोल सकता है सीजी. इम्यूनिटी ग्रांट किया जा सकता है. हाँ जी, इम्यूनिटी भी ग्रांट किया जा सकता है. इसका मतलब क्या, इम्यूनिटी कैसे ग्रांट किया जा सकता है? देखो यहाँ पर क्या बोले मैं बोल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ. देखो क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज हो जाए या फिर स्टॉक एक्सचेंज में कोई मेंबर हो जाए, ठीक है, जिसने कुछ भी गलत चीज़ किया हो, ठीक है, वो अगर सीधे से सामने से आके बोल रहा है सीजी को, सर मैंने ऐसा, मेरे से गलती हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, मैंने ये कर डाला है, वो कर डाला है, ठीक है, एंड कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अगर दे सीजी को, और अगर लगे कि इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल है और इसने बहुत ब्रिलियंट काम किया ये बता के अपने को, तो सीजी उसको इम्यूनिटी देगा ना, बोलेगा ठीक है तुम इम्यून हो, तुमको जो है फांसी नहीं होगा, तुम इम्यून हो. फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जो है आपको 10 साल तक, 12 साल, 20 साल तक आपका जेल जो है वो हो सकता है. ठीक है, उससे इम्यूनिटी दे देगा सीजी. तो इस प्रकार से इम्यूनिटी ग्रांट करता है सीजी. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, वरना आप विश्वास नहीं करोगे, बोले सर खुद से बना के बोल रहे. देखो हाँ, ओके. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन बाय द सेबी, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, तो सेबी रिकमेंड कर सकता है. हाँ जी कर सकता है, कि सेबी बोल सकते हैं सर सुनिए ना सीजी, इसको थोड़ा इम्यूनिटी दे दो, ऐसा करके बोल सकता है सीजी को. क्या सीजी को सेबी का बात मानना ही होगा? नहीं, सीजी को अगर लगे कि ठीक है मान लेते तो सीजी के ऊपर है. satisfied that any person who is alleged to have violated any of the provisions of this act or the rules or the regulations made thereunder has made a full and true disclosure. उन्होंने full and true disclosure जो है उन्होंने दिया है in respect of alleged violation. in respect of alleged violation का मतलब होता है कि alleged है ना, मतलब आपके ऊपर मतलब बोला गया है, मतलब आप प्रूवन नहीं, आप गिल्टी नहीं हो,
एलिगेशन लगाया गया है आपके ऊपर, ठीक है। ग्रांट टू सच पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट में थिंक फिट। तो सिंपल सा बात है, इसको सिंपल रखो, ज़्यादा पढ़ के ना कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू डेलीगेट और मेक रूल्स, सिंपल बात है, क्या पावर डेलीगेट कर सकता है सीजी? ऑब्वियस सा बात है, हाँ जी, सीजी पावर्स जो है वो डेलीगेट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेटेड डायरेक्ट दैट द पावर्स exercisable by it under any provisions of this act shall in relation to such matter and subject to such condition if any as may be specified in order be exercisable also by the Securities Exchange Board of India or the Reserve Bank of India। ठीक है, तो आरबीआई एंड एसबीआई को सॉरी एसबीआई कह रहा हूँ, वो सो सिली सर, क्या सर एसबीआई कैसे आ जाएगा सर? आरबीआई एंड सेबी जो है उनको डेलीगेट कर सकते हैं पावर, बोल सकते हैं कि मेरे पास जो पावर है मैं वो पावर ट्रांसफ़र करता हूँ आरबीआई के पास एंड सेबी के पास, वो लोग ये पावर यूटिलाइज कर सकता है। फिर तो आपको लग जाएगा बम्बू, क्योंकि सेबी जो है ना वो बहुत डेंजर है। सेबी से दूर रहना भाई मेरे, सच्ची में कह रहा हूँ, ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, सेबी से दूर रहना। सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं ना उनसे दूर रहना यार। दूर मतलब क्या? दूर मतलब अपने ऊपर विपत्ति जो है वो खींच के मत लेकर आना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। पावर टू मेक रूल, क्या रूल बना सकते हैं? हाँ जी सर, ये बोलने वाला बात है क्या? हाँ जी, रूल बनाया जा सकता है, ये सारा रूल्स है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक, एक सेकेंड, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट नोटिफाइड इन द स्पेशल गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये सारे रूल्स हो सकते हैं, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। ये क्लरिकल चीज़ है, ये आपको रीड करना है, ये रूल्स जो है बना सकता है, ओके। बहुत ईजी है, वो बाइलॉज वगैरह जो है वही है सब कुछ। फिर हम लोग देखेंगे पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मज़ा आ रहा है सर? पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे सर, मज़ा आ रहा है सर। सुनिए क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या पावर है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के? बहुत पावर है सर। देखो, पहली बात, टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। ये सेक्शन 7A कहता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है ना वो अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वोटिंग राइट्स से। जो वोटिंग राइट्स रहेगा ना, हाँ जी, किसी भी मेंबर का, उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है, ठीक है। और बाइलो बना सकता है, अपना बाइलो तो अपना खुद ही बनाएगा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा थोड़ी ना बना के देगा। अब यहाँ पर क्या बताया सुनो अच्छे से, देखो, फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू द मेंबर्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग, ऑब्वियस सा बात है। द रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग्स दैट ईच member may be entitled to have one vote only irrespective of his share of the paid up equity share capital of the stock exchange। मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना कि जितने आपके शेयर्स है, देखो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर स्टॉक एक्सचेंज में तो शेयर का लिस्टिंग होता है सर, उस शेयर्स को खरीदना है क्या? सर नहीं, स्टॉक एक्सचेंज खुद एक कंपनी है, तो उसके जो मेंबर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स है, उस कंपनी का जो शेयर होल्डर है, एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है एक, समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कितना है पता है? आज इंटरनेट पे पता करो वैल्यू कितना है उसका, एनएससी एंड बीएससी का, मुझे भी बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थोड़ा एक्टिव बनो, थोड़ा प्रोएक्टिव बनो, तब जाके मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अच्छा तो बात ऐसा है कि जो मेंबर्स है उन मेंबर्स को कभी कभार उनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हो जाते हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि यहाँ पे कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एक मेंबर इक्वल्स टू एक वोट, आपके पास जितना भी शेयर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट, इस प्रकार से कह सकता है ये अपना स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? देखो क्या बोले, द रेगुलेशन ऑफ द वोटिंग, देखो द रेगुलेशन ऑफ द वोटिंग राइट, रेगुलेशन मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग सो दैट ईच मेंबर मे बी एंटाइटल्ड टू हैव 1 वोट ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर बोले द रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज इज प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। प्रॉक्सी कौन सिलेक्ट करोगे, प्रॉक्सी सिलेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सारा राइट रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकता है स्टॉक एक्सचेंज। क्यों सर?
स्टॉक एक्सचेंज, आपने कहा सर स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो एक कंपनी है। एंड सर एक बात बताइए, अगर वो कंपनी है तो मेरा मर्जी, देखो आप स्पेशल कैटेगराइज्ड कंपनी हो, आपके रेगुलेटर जो है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है भाई मेरे वो सेबी भी है, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने वाले हैं, ठीक है। Such incidental, consequential and supplementary matters as may be necessary to give effect to any of the matters specified in clause A, B and C. ठीक है। Powers have been delegated concurrently to SEBI also. SEBI के पास भी एक पावर है। Powers have been delegated concurrently to SEBI also. मतलब ये जो मैंने पावर्स के बारे में बात किया ना, ये सारा पावर जो है वो SEBI के पास बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज को तो दिया गया है पावर, लेकिन SEBI के पास बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। सर सीजी के पास है, सीजी के पास तो बहुत ज़्यादा है। इधर आ जाओ, क्या बायलो बना सकते हैं? हाँ जी बायलो बना सकता है, यस। कौन बनाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? हाँ जी। बायलो में क्या क्या रहेगा ये रीड करना है आपको, बहुत बोरिंग सा चीज़ है। एग्जामिनेशन में आता है? बिल्कुल नहीं, आपको रीड करना है एक बार। फिर भी 10 याद कर लेना, एग्जामिनेशन में बाई चांस अगर क्वेश्चन जो है पुट कर दे, कोई भी फेवरेट आपका 10 याद कर लेना है, ठीक है। फिर देखो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, क्या क्या पनिशमेंट रहने वाला है, क्या क्या पनिशमेंट रहने वाला है, देख लो अच्छे से। सेक्शन 9(3) कहता है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द बायलॉ मेड में स्पेसिफाई द बायलॉ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच शैल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट entered into otherwise than in accordance with the bylaw void. Provides that the contravention of any of the bylaws shall render the member concerned liable to one or more of the following punishment. या तो फाइन लग सकता है, एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप से आपको जो है तकलिया कर सकते हैं, तकलिया, समझ में आ रहा है। फिर सस्पेंशन फ्रॉम मेंबरशिप फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक टाइम तक आपके ऊपर बैन लगा सकता है। एनी अदर पेनल्टी ऑफ अ लाइक नेचर नॉट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ मनी, लेकिन मनी का पेमेंट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो है आप बैन मतलब लगा सकते हो, ठीक है। ये बायलॉ में लिखा होना चाहिए, मतलब बायलॉ को अगर आपने ब्रीच कर दिया, आप मेंबर हो, तो आपके ऊपर क्या क्या पनिशमेंट लग सकता है, ये सारे, ठीक है। बस बाकी आज का वीडियो यही तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, मज़ा आने वाला है, एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम लोग ने लास्ट जो है वो ये देख रखे हैं, ये पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, ये हम लोग ने देख चुके। अब आज हम लोग देखेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस किसको कहा जाता है, क्या बताइए ना, रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होता कौन है, मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज सब काम करता है, किस प्रकार का काम, लिस्टिंग से लेकर जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, डेली ट्रांजैक्शन, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का। अब ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अकेला सारा काम कर नहीं सकता है, तो वो बिठा देता है एक, ये काम जो है कुछ काम है उनका, जैसे कि ये सेटलमेंट वगैरह जो है, इन सब कामों के लिए बिठा देते वो लोग एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस कौन होते हैं, ये कंपनी होता है, ये कंपनीज जो है ना, ये कंपनीज होते हैं। ये क्या काम करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के जो काम रहते हैं उसमें मदद करता है। किस प्रकार के काम, वो काम हम लोग देखने वाले आगे। देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज and deposit and collateral management and risk management functions, ठीक है। ऐसे मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ याद रख सकते हो, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे अगर नाम से ही आप मीनिंग समझ लो। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मतलब क्लियर करना। क्या क्लियर करेंगे सर, क्या क्लियर करेंगे सर, ये तो बता दीजिए। सेटलमेंट्स क्लियर करना, ट्रेड्स जो है उसको एग्जीक्यूट करना। तो आपको सिर्फ रिलेशन बनाना है। कैसे रिलेशन बनाए, आप ये याद रखो, क्लियरिंग, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अब ये रिलेट करता है किससे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब होता है क्लियर करना। सर क्या क्लियर करे, सेटलमेंट्स क्लियर करना, ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना, समझ में आ रहा है। तो इतना आप याद रखो। अब ये याद रखो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिलेट करता है स्टॉक मार्केट से, और स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट है स्टॉक एक्सचेंज, तो उससे आपको याद रहेगा उम्र भर, ठीक है, कि स्टॉक
एक्सचेंज का एक हिस्सा होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। एग्जामिनेशन में बना के भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ से कुछ पॉइंट्स डालना है, जैसे कि फॉर क्लियरिंग सेटलमेंट्स, ये वगैरह पॉइंट्स जो है आपको डाल देना है एग्जामिनेशन में। टू ब्रिंग एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, टू प्रोमोट एंड मेंटेन शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट सेटलमेंट साइकिल। ठीक है, जब किसी और को आप काम देते हो ना, तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंटली कर पाता है। तो इफ़िशिएंटली क्या करेगा, जैसे शॉर्ट टाइम जो है, शॉर्ट समय में वो फटाफट क्लियर कर देगा सारे जो ड्यूज़ है, राइट, जो मतलब सेटलमेंट्स हुए हैं वो क्लियर कर देंगे। समझ में आ रहा है? टू प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी एंड टू ऑपरेट ए टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे रिस्क रहता है कि नहीं, बताइए पहले भैया। स्टॉक एक्सचेंज में ना हर सेकंड जब से स्टॉक मार्केट खुलता है और बंद होने के समय तक, हर सेकंड इतने ट्रांजैक्शंस होते, तो बहुत हाई रिस्क काम होता है ये चीज़, है कि नहीं। करोड़ों में डील होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बंदे को, एक कंपनी को पूरा दे दिया कि भैया तुमको सिर्फ यही काम करना। समझ में आ रहा है? तो ये है काम किनके, स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के। अब देखो बात क्या है, बात ये है कि प्रोवाइड्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, सेबी से परमिशन लेके ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, बीइंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ किस काम के लिए, द पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंस देयर अंडर, द डिलीवरी ऑफ एंड द पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज, राइट, एनी अदर मैटर इंसिडेंशियल डे टू और कनेक्टेड विद सच ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा चीज है सर, कोई मतलब ऐसे रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। अब यहाँ पर कुछ बोले कि एवरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शेल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ अ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेक बाय लॉ एंड सबमिट द सेम टू सेबी फॉर इट्स अप्रूवल। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को भी बाय लॉ बनाना होता है, ठीक है, बायलो बनाना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस बोला है। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि कोई सेपरेट कंपनी नहीं, ये एक डिपार्टमेंट होता है जो स्टॉक एक्सचेंज का ही होता है। समझ में आ रहा है? इससे काम लेकर जब आप एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन मतलब कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, तो उसको आप दे रहे हो, तो उसको तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो उस क्लियरिंग कॉरपोरेशन का भी बायलॉ आपको बनाना होगा, और वो बायलॉ आपको सबमिट करना हो सेबी के पास। सेबी अप्रूवल देगा तभी जाके वो बायलॉ जो है काम करने वाला है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में कौन से क्लियरिंग कॉरपोरेशन से सर बताइए ना। देखो पहला है नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSE IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक IFSC है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है भैया, आपको समझा दिए। सेबी के पावर्स क्या है, पावर्स मैं ऊपर बता दूंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इजी है, आपको बना के लिखना एग्जामिनेशन में। पावर ऑफ सेबी समझना, सेबी का क्या क्या पावर रहता है। आप आग बंद करके सोचो, सिर्फ सेबी का क्या पावर रह सकता है? सब कुछ टोटल कंट्रोल रहता है सेबी का। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या क्या पावर है। टू मेक और अमेंड बाय लॉस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। एक्सप्लेन कब करूंगा मैं? जब यहां से पढ़ेंगे हम लोग, तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब एक बार देख लो क्या क्या लिखा है। टू इशू डायरेक्शंस, पावर टू एडजुडिकेट, टू मेक रेगुलेशंस। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? नहीं, सिंपल सा बात है। देखो क्या बोले, टू मेक और अमेंड बाय लॉस ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, टू मेक और अमेंड बाय लॉस ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, टू मेक और अमेंड बाय लॉस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है? देखो स्टॉक एक्सचेंज जो है, हमेशा आपको पता ही होगा कि उसको बाय लॉ बनाना होता है, और बाय लॉ जो है वो देना होता है सेबी को। सेबी अप्रूवल करता है, तब जाके उसका बाय लॉ होता है। सर बाय लॉ क्या होता है? बाय लॉ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लॉ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, किस प्रकार से फंक्शन करेगा, वो सारा चीज बाय लॉ होता है, ठीक है। तो जैसे आपके घर में कुछ नियम कानून है कि नहीं,
किसने सेट किया नियम कानून? आपके मम्मी पापा ने। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी ने, सत्य बात बता देते, मम्मी ने सेट किया है नियम कानून। अब जो ये सेट हुआ है नियम कानून, इसको कहा जाता है बाय लॉ। जैसे आपका घर काम करता है उस प्रकार से, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो खुशी खुशी बाय लॉ नहीं बना सकते हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में। आपको बाय लॉ बनाने के बाद आपको सेबी को देना होता है कि सेबी जी देखिए ना हमने कितना प्यारा तरीके से बाय लॉ बनाया, इस पे थोड़ा आप टिप्पणी कीजिए, सही है कि नहीं। तो सेबी जो है वो या तो बना देगा, वो खुद से बनाएगा बाय लॉ, या तो अमेंड कर देगा, जो आपने बाय लॉ भेजा है ना उसमें कुछ चेंजेस कर देगा ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। क्या ये पावर है सेबी के पास? हाँ जी पावर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू इशू डायरेक्शन, क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है सेबी बताइए ना? बहुत सारे डायरेक्शन दे सकता है। क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है कि इफ आफ्टर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एन इंक्वायरी द सेबी सेटिस्फाइड, जब मतलब अच्छा कब डायरेक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि कब डायरेक्शन दिया जा सकता है, कब सेबी डायरेक्शन देगा? जब सेबी सेटिस्फाइड है, ठीक है, किसी इंक्वायरी के माध्यम से सेबी को सेटिस्फाई हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के कारण, ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के कारण, ये सब कारण है कब डायरेक्शन देंगे। टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और सच अदर एजेंसी और पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग और क्लियरिंग settlement facility in respect of securities being conducted in a manner detrimental to the interest of the investors or security। detrimental मतलब against the interest of the investor, ये आपको समझना होगा। इन्वेस्टर जो है उनके अगेंस्ट में अगर कुछ कार्य हो रहा है, कुछ अफेयर्स होने वाले हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, वो कार्य ना हो, तब जाके सेबी जो है वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। फिर देखो, टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एजेंसी और पर्सन रेफर्ड टू इट में इशू सच डायरेक्शन। अच्छा अब ये डायरेक्शंस है, यहाँ पे आप समझ गए कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट भी जो है डायरेक्शन दिया जा सकता है। कौन देगा? सेबी देगा, ठीक है, या कोई भी एजेंसी, कोई भी पर्सन जो भी रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, सबको डायरेक्शन दे सकता है सेबी, ठीक है। अब ये कौन से डायरेक्शन देंगे? टू एनी स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एजेंसी और पर्सन और एनी पर्सन, क्लासेस ऑफ पर्सन एसोसिएटेड, ठीक है। अच्छा किसको देगा डायरेक्शन, ये यहां पर बताए। क्या डायरेक्शन नहीं, क्या डायरेक्शन बहुत ब्रॉड है, समझ में आ रहा है? कुछ भी दे सकता है, मुर्गा भी बना सकता है, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन देना ये सभी के हाथ में है, समझ में आ रहा है? तो कुछ भी डायरेक्शन जा सकता है। अब वो डायरेक्शन इतना वास्ट है, मेरे को नहीं लगता कि डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। हाँ जी, डायरेक्शन नहीं दिया गया, मतलब कुछ भी डायरेक्शन जो सभी को ठीक लगे। किसको दिया जा सकता है? स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इन सबको, ठीक है। टू एनी कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, जो भी जिस कंपनी का लिस्टेड हुआ है सिक्योरिटीज, ठीक है, या तो प्रपोज किया गया कि भैया लिस्टिंग करवा दीजिए ना, प्रपोज किया गया है, लिस्टिंग अभी हुआ नहीं है, उनके अगेंस्ट भी डायरेक्शन जो है वो दे सकता है। कौन? सेबी। बहुत इजी है सर, आगे बढ़िए ना सर, ठीक है। रेगुलेशन बना सकता है, रूल्स रेगुलेशन, हाँ जी सेबी बना सकता है। इसको रीड करने, सेम प्रोसीजर है, ऊपर में जो बताए सेम है, इसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा सेबी के क्या क्या रेगुलेशंस है? रेगुलेशंस तो सेबी के भैया बहुत जोरदार रेगुलेशंस है। आप सुने होंगे नहीं कि सेबी रेगुलेशन, सेबी ये रेगुलेशन, सेबी वो रेगुलेशंस, तो ये सारे पॉपुलर रेगुलेशंस है सेबी के। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ठीक है, 2015, ये सेबी का रेगुलेशन है, ये फॉलो करना होगा। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015। SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018, SEBI substantial acquisition of shared and takeover regulations 2011, SEBI buyback of securities regulation 2018, SEBI delisting of equity shares regulations 2009। समझ में आ रहा है? ये सारे हैं regulations, understood। अच्छा एजुडिकेशन का पावर है कि नहीं सेबी के पास, ये बता दीजिए, सिंपल सा चीज बताइए। हाँ जी सेबी के पास जो है वो एजुडिकेशन करने का पावर है। सर एजुडिकेशन मतलब इंसाफ करने का पावर, इंसाफ करेगा, कोर्ट बन सकता है सेबी, समझ में आ रहा है? सेबी कौन है? जज। इंसाफ करने का पावर है कि नहीं? एजुडिकेट कर सकता है कि नहीं? जज कर सकता है कि नहीं? जजमेंट पास कर सकता है? हाँ जी सर सब कर सकता है सेबी, समझ में आ रहा है?
हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखे हैं, आप ये कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। देखो एजुकेशन में बोले कि सेबी में अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ ऑफ सेबी। सेबी में जो चीफ बैठता है डिवीजन चीफ, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो अपॉइंट करेगा एजुकेशन के लिए एज एन एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेटिंग ऑफिसर फॉर holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard। obviously reasonable opportunity देगा, सुनने के बाद फिर जजमेंट सुनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है पूरा चीज। तो आपको ये एक बार रीड कर लेना, अननेसेसरी चीज है ये, आपको एक बार रीड कर लेना है। ये आ गया अपना मेन पॉइंट। क्या बताइए? पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होता है? पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहां पे कुछ तौर तरीके कानून बता दिए। यहां पे क्या बोले? देखो, provides that any certificate or instrument issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledgeable benefits interest of such investor in such debt or receivable including mortgages debt as the case may be। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाता है, सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रूल्स रेगुलेशंस है? प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक इशू और एंड लिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, नो से अब रूल्स यहां से शुरू होता है, देखो अच्छे से, स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से। बोली नो सिक्योरिटीज ऑफ द नेचर रेफर्ड कहां पे? IE, मतलब ये वाला। ठीक है, कुछ भी रिसीवेबल, मॉर्गेज, इक्विटी, सब कुछ। ठीक है, नो सिक्योरिटीज ऑफ द नेचर, ठीक है, रेफर्ड अबव shall be offered to the public or listed on any recognized stock exchange unless the issuer fulfills such eligibility criteria। जब तक न कि ना आप एलिजिबल हो जाओ तब तक आप पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, पब्लिक के पास आप अप्रोच नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? सर हम पब्लिक के पास अप्रोच करेंगे, सभी क्या कर लेगा सर? हाँ जी, सभी क्या कर लेगा? देखो पब्लिक को तो आप बेवकूफ़ बना दोगे, है कि नहीं? अब पब्लिक को बचाने का काम किसका? सभी का। इसलिए ठीक है, क्राइटेरिया एंड कंप्लाइज विद सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। एवरी इशूअर इंटेंडिंग टू ऑफर द सर्टिफिकेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्ड देयर इन टू द पब्लिक शैल मेक एन एप्लीकेशन। आपको पहले एप्लीकेशन भेजना होगा बिफोर इशूइंग द ऑफर डॉक्यूमेंट्स टू द पब्लिक टू वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन। स्टॉक एक्सचेंज से आपको परमिशन लेना होगा फॉर सच सर्टिफिकेट्स। जैसे मतलब आपके सर्टिफिकेट्स मतलब क्या? शेयर सर्टिफिकेट। आप शेयर सर्टिफिकेट दोगे, पब्लिक को इशू करोगे शेयर्स, उससे पहले आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, लिस्टिंग करने से पहले। ये तो सर ऑब्वियस सा बात है। हाँ जी, ऑब्वियस सा बात है। वेयर द परमिशन अप्लाइड फॉर लिस्टिंग हैज नॉट बीन ग्रांटेड, अगर आपको रिफ्यूज कर दिया गया है, आपको ग्रांट नहीं किया गया है बाय द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और एनी ऑफ देम, द इशूअर शैल फॉरविथ repay all money if any received from applicants in pursuance of the offer document। ठीक है, आपने अगर ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया है, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब ऑफर करना, वो डॉक्यूमेंट जहां पे आप ऑफर कर रहे हो कि भाई साहब आप हमारे शेयर्स जो है वो खरीद लीजिए, एंड पब्लिक ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर स्टॉक मार्केट ने मना कर दिया आपको, तो आपको सारे पैसे वापस करना होगा पब्लिक का। ठीक है, इफ एनी ऑफ सच मनी इज नॉट रिपेड विद इन 8 दिन, 8 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिपे नहीं किया, क्या रिपे करे सर? जो ऑलरेडी आप लोगों ने पैसा उठा के रखा है मार्केट से। ठीक है, आफ्टर द इशूअर बिकम्स लायबल टू रिपे इट, द इशूअर एंड द इशूअर मतलब वो कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर और ट्रस्टी जो भी है कंपनी में, एज द केस में बी, हु इज डिफॉल्टेड शैल ऑन और फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 8th day, 8 दिन के बाद से, बी जॉइंटली एंड सीवियरली liable to repay the money with interest at the rate of 15% per annum। कितना रेट बता दीजिए? 15% per annum। सर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर? सबसे पहले बात तो ये बोल दी, पहले पॉइंट में क्या बोले, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या बताए? फटाफट पहले पॉइंट में बताया कि भैया आप तो सिक्योरिटीज इशू कर ही नहीं सकते
आप नहीं कर सकते अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल लिए बिना आप कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो बात ये है, आप अगर एलिजिबल नहीं हो तो कर नहीं सकते, ये पहले पॉइंट में बताया। सेकंड पॉइंट में बताया भैया स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो। थर्ड पॉइंट में बताया कि अगर अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज से आपने लिया अप्रूवल, उससे पहले आपने कुछ पब्लिक को ऑलरेडी बांट चुके हो आप अपने ऑफर लेटर्स, और स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आपको 8 दिन के अंदर अंदर सब सारे पैसे जो है वो रीपे कर देना है सबको जिनसे आपने पैसे कलेक्ट किया है। अगर नहीं करोगे तो 15% का इंटरेस्ट लगा देंगे विद प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। फिर बोले कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट्स रिलेटिंग टू द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी mutatis mutandis apply to the listing of the securities of the nature referred in सब क्लॉज i.e. मतलब वही बता रहे हैं आपको, ये 3 चीज़ याद रखना है सिर्फ, ठीक है, ये 3 चीज़ याद। अच्छा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है इक्वली, तो यही आपको सिर्फ ये 3 चीज़ याद रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना कॉन्ट्रैक्ट इन डिराइवेटिव्स। इसको हम लोग कह सकते हैं डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं? डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिराइवेटिव्स, कुछ भी कह लो। ये क्या है सर, समझाइए। बात ऐसा है, अब यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा फ्यूचर में, ठीक है, जैसे हम करने जाएंगे वैसे। एक सिंपल डेफिनेशन बता दूंगा, उस डेफिनेशन को अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं, हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये होता है डिराइवेटिव्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, डिराइवेटिव्स आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स which derives their value from an underlying asset, which derives their value from an underlying asset। सर क्या बोल दिए आप? फ्यूचर में समझेंगे, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन लिख के रखो। वैसे क्या होता है, लेक्चर इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जैसे हम लोग फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे ना उस चीज़ को, फिर आपको लगेगा यार सर ये सुना सुना लग रहा है सर, बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है सर, आपने बताया नहीं था तब लेकिन आप बता रहे हो, तो इस प्रकार से थोड़ा एक जो सस्पेंस बना के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं दिए कुछ भी, आई डोंट थिंक कुछ दिए होंगे, पढ़ लेते फिर भी एक बार। Stipulates that notwithstanding anything contained in other law for the time in force, contract in derivative shall be legal and valid if such contracts are traded on a recognized stock exchange। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिराइवेटिव्स लीगल है? जोर से बोलो, यस सर लीगल है। कब लीगल होगा? अगर वो हम लोग डिराइवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, सेटल्ड हो रहा है ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड बायलॉ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज between such parties on such terms as the central government may by notification the official gazette specify। ठीक है, तो खरीदा बेची करेंगे तो 2 पार्टीज तो रहेगा ना, किस प्रकार से खरीदा बेची होगा? उस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता के रखा है। समझ में आ रहा है? ये आगे जाके और समझेंगे अच्छे से, फटाफट करेंगे, ठीक है, इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी समझ चुके हम लोग। बोले कि वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सच पर्सन शैल कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ सेबी। मतलब सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, रेगुलेशंस फॉलो करना होगा। कौन सा रेगुलेशन? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसका एक पूरा चैप्टर आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, डीलिस्टिंग किस प्रकार से हो सकता है? हाँ जी, डीलिस्टिंग हो सकता है, हाँ जी डीलिस्टिंग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोवाइड्स दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट द सिक्योरिटीज आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन। पहले तो रीजन रिकॉर्ड करेगा ना कि क्यों भैया अपना सिक्योरिटी जो है वो अच्छा खासा था, क्यों आपने इसको डीलिस्ट करवा दिया है, रीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड और ग्राउंड्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी शैल नॉट बी डीलिस्टेड अनलेस द कंपनी कंसर्न हैज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक आप हमको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, हम कौन है? हमें कंपनी। आप कौन हो? आप हो स्टॉक एक्सचेंज, आप हो माई बाप। आप जब तक हमको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि भैया हमको भी कुछ बोलना है, आप क्यों डीलिस्ट करवा रहे हो, मेरा पक्ष भी तो सुनिए एक बार। राइट टू बी हर्ड, समझ में रहे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बी हर्ड। अच्छा देखो, तो तब तक आप उसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, समझ में आ चुका है सर? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर कुछ ऐसा हुआ कि अपने को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया सुनने के लिए, एंड डिलिस्ट करवा दिया, तब आप जाओगे सेट के पास। सेट कौन है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, उनके पास जाओगे कंप्लेंट करने। समझ में आ रहा है? हाँ जी।
A listed company or an aggrieved investor may file an appeal before the Securities Appellate Tribunal SET against the decision of the recognized stock exchange. ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग द सिक्योरिटीज विद इन 15 डेज फ्रॉम द, कितने दिन के अंदर अंदर सेट के पास जाना होगा? 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर जब आपका सिक्योरिटी डीलिस्ट करवा रखा है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने, जहाँ पे आपने लिस्टिंग करवाया था। फॉर एग्जांपल एनएससी, ये क्या है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपका लिस्टिंग था, इन्होंने आपसे बिना पूछे बिना कुछ जाने डीलिस्ट करवा दिया है आपका। ठीक है, अब आपका शेयर जो है, कंपनी का शेयर, वो मार्केट में खरीदा बेची नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फैसला सुना दिया किसने? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, इसी को कहा जाता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब आप जाओगे सीधा सेट के पास अपील करने, कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर। कब से 15 दिन? जब से डिसीजन सुनाया गया है। किसने डिसीजन सुनाया? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने। सर इतना ईजी है क्या? हाँ जी, इतना ही ईजी है। सिक्योरिटीज मतलब इतना ईजी है ना, एसएलसीएम क्या बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बवाल, अलग अलग कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। समझ में आया? द सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में इफ इट सेटिस्फाइड दैट द कंपनी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फाइलिंग द अपील विद इन द सेड पीरियड अलाउ इट टू बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। मतलब कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपील नहीं किया तो क्या आपको चांस मिलेगा? हाँ मिलेगा। आप सैट को बोलो कि आपका रीज़न क्या था, और सैट अगर सेटिस्फाइड है उस रीज़न को सुन के, तो आपको एक्सटेंडेड 1 मंथ का समय मिलेगा। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ड्रॉप करना होगा। समझ में आ रहा है? क्या ड्रॉप करेंगे? अपील ड्रॉप करोगे ना, किसके पास? सैट के पास। सैट कौन है सर? सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। ओ मेरे ट्यूबलाइट देखो अच्छे से। अ लिस्टेड कंपनी और एन अग्रीव्ड इन्वेस्टर में फाइल एन अपील बिफोर सैट अगेंस्ट द डिसीजन। एक ही चीज़ है, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू अपील है कि नहीं? राइट टू अपील है कि नहीं सर? अरे क्या बात कर रहे हो? अपील नहीं करोगे तो कहाँ पे जाओगे? ये देश है अपीलों का, वीर जवानों का, अपीलों का। समझ में आ रहा है? इस गाने में अपील भी है, लेकिन वो साइलेंट में बोला जाता है, आप लोग सुनते नहीं हो। ये गाना सुना है ना? ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, अलबेलों का, ऐसा कुछ था कुछ गाना, उसमें अपीलों का भी था, लेकिन वो जो है ना, वो सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया वो वाला लिरिक्स। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये देश किसका है? अपीलों का देश है। अपील करते रहो। राइट टू अपील, राइट टू अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है? कि आप लिस्टिंग करने के लिए गए, लेकिन सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज ने बोला नहीं करेंगे। क्या कर लेगा? तो क्या आप अपील कर सकते हो इसके खिलाफ? हाँ जी। किसको करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ जी सर, ऐसा बात है। हाँ जी। कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। किसको करोगे अपील? किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? हाँ जी, 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। Where the stock exchange has omitted or failed to dispose of within the time, ठीक है, the application for permission for the shares or debentures to be dealt with on the stock exchange within 15 days from the date of expiry of specified time, ठीक है, with such further period not exceeding 1 month, as the central government may on sufficient cause बीइंग शोन अलाउ। इसका मतलब यही है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया अपील, तो आपको एक्सटेंडेड 1 महीने का समय मिलेगा। अब उस 1 महीने के समय में आपको प्रूफ करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सर जी ये दिक्कत आ चुका था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है, फिर ये नहीं दरकार है। राइट टू अपील टू सेट अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ लिस्टिंग ऑफ पब्लिक कंपनीज बाई स्टॉक एक्सचेंज। क्या आप सेट के पास जा सकते हो? हाँ जी, सेट के पास भी जा सकते हैं हम लोग। 15 दिन, 1 महीना सेम है चीज़। ठीक है, 15 दिन, फिर यहाँ पे 1 महीना रहेगा, देखो 1 मंथ। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़। ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते, सेट के पास जा सकते। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये रीड करना है आपको। सर पूरा पढ़ डाले क्या? सर पूरा एकदम मेमोराइज कर डाले? ओ भाई मेरे, सिर्फ आपको ये याद रखना है 15 दिन के अंदर अंदर अपील करना है। ठीक है, कब से काउंट करेंगे 15 दिन? जिस दिन आपको रिफ्यूजल नोटिस आया है कि हम रिफ्यूज करते हैं, आपका सिक्योरिटीज हम लोग लिस्ट नहीं करवाने वाले, ये है रिफ्यूजल नोटिस। समझ में आ रहा है भाई मेरे? तो यहाँ से 15 दिन का समय नहीं कर पाए, चलो ठीक है, 1 महीने का समय ले लो, लेकिन 1 महीने का समय तब मिलेगा जब सेट सेटिस्फाइड होगा कि हाँ जी आप जेन्युइन रीज़न के वजह से
जेन्युइन रीजन के वजह से आपने मना किया, मतलब आप जा नहीं पाए, ठीक है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ सेट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये रीड करने का चीज है, ठीक है। समोन कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ये यार हम लोग JIGL करते करते ना बहुत इजी हो चुका है चीज, ठीक है। समोनिंग मतलब बुलावा, जैसे कंगना रनावत को बुलाते हैं NCB, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, शाहरुख खान के बेटे को बुलाया, सम्मोन किया है, बुलाया गया है। किसने बुलाया? NCB। तो बुलाना, कोर्ट से बुलावा आना, बुलाती है मगर जाने का बिकॉज कोर्ट बुला रहा है तो जाने का, समझ में आ रहा है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी, देखो ना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, कौन सैड एक्शन लेगा, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़िए। फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एविडेंस रिसीव कर सकता है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। फिर रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, रिव्यू करना, अपना खुद का डिसीजन रिव्यू करना। सर रिव्यू करना मतलब एक बार डिसीजन सुना दिया, उसको फिर से एक बार रिव्यू करना कि सही डिसीजन है कि नहीं। डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट, सेटिंग असाइड एन ऑर्डर, एनी अदर मैटर इज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इजी चीज है। क्या आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन जा सकता है? हाँ जी, कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन रहता है सर? कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। द एप्लेंट में ईदर अपीयर इन पर्सन और ऑथोराइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ ऑफिस और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू प्रेजेंट हीज और इट्स केस बिफोर दी सेट। समझ में आ रहा है? आओ आगे बढ़ते हैं। क्या लिमिटेशन एक्ट लगता है? हाँ जी, लग तो जाता है इसके ऊपर भी। क्या सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन है इन सब चीज़ों में? नो सिविल कोड शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच अ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड। जो पावर सेट के पास है वो पावर सिविल कोर्ट के पास नहीं है। कोई कंपनी के मैटर के बारे में सेट सही से डिसीजन सुना सकता है, स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है? क्या हम लोग अपील कर सकते सुप्रीम कोर्ट को? हाँ जी, 60 डेज के अंदर 60 डेज ऑन द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन ऑफ सेट एक बार सुना दिया, उसके बाद सीधा चले जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। पेनल्टी प्रोसीजर रीड करना, ये मैं कभी नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर, ताउम्र। थोड़ा बहुत आपको घर से करना होगा, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। यह है कॉन्ट्रावेंशन। फिर हम अपने को अगर रिकवरी करना है तो रिकवरी कैसे करेंगे? किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया है स्टॉक मार्केट में, तो रिकवरी कैसे होता है? समझना। If a person fails to pay the penalty imposed under this act or fails to comply with any direction of SEBI for refund of monies or fails to comply with direction of disgorgement order, मतलब सिंपल बात है, फेल हो जाए। जितना उसको पेमेंट करना था अमाउंट, जितना उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया, वो फेल होता जा रहा है, वो नहीं पे कर रहा है, तो हम लोग कैसे रिकवरी करने के मोड्स क्या क्या होंगे? अटैचमेंट कर देंगे एंड सेल ऑफ पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बंदे का कार, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपको पकड़ा गया, ठीक है, आपने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कर डाला है, ठीक है, आपके खिलाफ जजमेंट हुआ है। आप कौन हो? आप एक पर्सन ही तो हो, ठीक है। तो आपने कुछ पाप काम किया है। अब उसमें क्या हो जाएगा? आपको पेनल्टी सुनाया गया कि इतना इतना पैसा देना होगा, 1 करोड़ देना होगा, आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार वगैरह, ये सब हम लोग बेच देंगे, ठीक है। फिर हम आपका बैंक अकाउंट सीज कर लेंगे, अटैचमेंट ऑफ पर्सन्स बैंक अकाउंट। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर देंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर बार, ठीक है, घर बार नहीं, सिर्फ घर। फिर अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड इज डिटेंशन इन प्रिजन, फिर उसको जेल खाने में बंद कर देंगे। ऐसे करके हम रिकवरी कर पाएंगे? सर पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा ठीक है। अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक रिसीवर को अपॉइंट करेंगे जो मैनेज करेगा उस बंदे के
मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल देखो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब समझना, अगर ऐसा है वो बंदा जो है वो मर गया बंदा, जीते जागते तो कुछ कर नहीं पाया, मर गया, अब क्या होगा, पैसा कैसे रिकवरी करेंगे, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, उनसे हम लोग पैसे को जो है वो हम लोग रिकवर करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इतना आपको याद रखना है। फिर अपील टू सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये पता है आपको, ये आपको रीड कर लेना, ये हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। देखो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट। पर्सन जो अग्रीव्ड है, किस चीज़ के लिए अग्रीव्ड है, स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ डिसीजन सुनाया गया है और उसको अग्रीव्ड है, वो पसंद नहीं आया उसको, ठीक है, या तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, ठीक है, और या तो ऑर्डर आया है सभी का, तो वो अपील कर सकता है सैट के पास। सैट क्या करेगा, कितने दिन के अंदर 45 डेज के अंदर। फिर सैट शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, फिर पास एन ऑर्डर, ठीक है, या तो कंफर्म करेगा, या तो उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा, या तो मॉडिफाई कर देगा उस ऑर्डर को, या तो सेट असाइड कर देगा, सेटिंग असाइड दी अपील ऑर्डर। तीनों अलग अलग चीज़ है। कन्फर्मिंग करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने जो डिसीजन सुनाया गया है, सेट ने कहा कि ठीक है इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। मॉडिफाई करना का मतलब होता है जो डिसीजन सुनाया गया वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना। एंड सेट असाइड मतलब डिसीजन को दरखास्त कर देना, बोलेगा कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है। फिर देखो सैट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर टू द पार्टीज टू अपील एंड कंसर्न एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, कॉपीज भेजेंगे सब लोगों को। एवरी अपील फाइल बिफोर सेट टू बी डिस्पोज्ड विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट एंड अपील, ठीक है, 6 महीने के अंदर सेट को वो डिस्पोज करना होगा, मतलब ख़त्म करना होगा, ठीक है। फिर आपको करना है ये सारा अपील रिवीजन चीज़ है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड से आप इनकम रिसीव कर सकते हो? हाँ जी। क्या राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये देखो ना, राइट टू रिसीव डिविडेंड, क्या आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हो? हाँ जी। आपका नाम बुक्स में है तो आप ही रिसीव करोगे, आप मर गए तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिसीव करेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ है। फिर आपको नंबर 2 शुरू हो रहा है यहाँ से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये रूल्स है। रूल्स में से मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। रूल्स आपको रीड कर सकते हो, नॉर्मली ये रूल्स ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। यहाँ पर बोले फॉर द पर्पज टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरवर्ड ऑल इज एप्ली, देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। बोले अ पब्लिक कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट डिस्कर्स ऑफ गेटिंग इट सिक्योरिटीज लिस्टेड, अगर उसको सिक्योरिटीज लिस्ट करवाना है तो उसके साथ क्या क्या भेजना होगा, ठीक है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड पर्टिकुलर्स भेजना होगा, तो इसको रीड कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाना है, जैसे कि मेमोरेंडम जाएगा, कॉपीज ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टस जाएगा। तो ये सारा कॉमन चीज़ है, या आप घर में बैठ के एक बार टिक टिक करके रीड कर सकते हो, छोटा मोटा करके। समझ में आ रहा है? टफ नहीं है ये सब, रूल्स एकदम बेकार है, मतलब ये घर पे रीड करना है सिर्फ, ठीक है। कुछ अगर दिक्कत आए रूल्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको मदद कर दूंगा, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं आने वाला, ये इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, ये मिनिमम शेयर होल्डिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसमें क्या बताया कि स्टिपुलेट्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी अदर देन द पब्लिक सेक्टर कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी अदर देन द पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब क्या, एवरी लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंड एवरी पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस है ना भाई मेरे। लिस्टेड मतलब आपका सिक्योरिटीज लिस्ट हो चुका है, ठीक है, तो उनको मेंटेन करना होगा, किनको, जिनका लिस्टिंग हो रखा है। शैल मेंटेन पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब पब्लिक मेंटेन करेगा शेयर होल्डिंग आपके बिजनेस में कम से कम 25%, कम से कम 25%, मिनिमम पब्लिक को होल्ड करना होगा। बाकी आप होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फैमिली, माता पिता सब लोग होल्ड करो, लेकिन 25% शेयर्स जो है वो पब्लिक को जो है देना होगा आपको, तब जाके आप लिस्टेड कंपनी कहलाओगे। समझ में आ रहा है? However, any listed company which has public shareholding of below 25% on the commencement of the securities contract act shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 3 years. ये मतलब ये रूल बहुत पुराना है, अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये बताएं कि अगर आप कोई ऐसे लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिनका 25% से कम है शेयर होल्डिंग, पब्लिक का कम है आपके कंपनी में शेयर होल्डिंग, तो आपको
शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाना होगा पब्लिक का, 25% लाना होगा, आपके खुद के शेयर्स बेचना होगा पब्लिक को एंड 25% उनको देना ही होगा। बाकी 75% आप किसको दो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 25% पब्लिक को देना ही होगा। समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रखना सिर्फ। अच्छा, डी लिस्टिंग के ऊपर कुछ रूल्स है, ये आपको रीड कर सकते हो, ठीक है। ये भी रूल्स है। A recognized stock exchange may, without prejudice to any other action has been taken under the act or under any other law for the time being in force, delist any securities, ठीक है, on the following grounds in accordance with the regulation of SEBI। ये सारे grounds होंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीलिस्टिंग कब कब किया जाएगा, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी एग्जामिनेशन में आता है। द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 consecutive ईयर एंड इट हैज नेगेटिव नेटवर्थ, उसका नेटवर्थ नेगेटिव में चला जा चुका है, डीलिस्ट करवा देंगे तुमको। 3 साल से कोई प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस, डिलिस्ट करवा देंगे तुमको। ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज द कंपनी हैज रिमेन सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। आपका ट्रेडिंग, आपके कंपनी में ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंडेड हो चुका है, ठीक है, किसी कारणवश सस्पेंड हो चुका है और वो सस्पेंशन जो है वो 6 महीने से ऊपर हो चुका है तब भी। द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी हैज रिमेन इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 सालों में आपका कोई सिक्योरिटीज जो है ये ट्रेड हो ही नहीं रहा है, तो डिलिस्ट करवा देंगे। द कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स और ऑफ इट्स डायरेक्टर्स हैज बीन कन्विक्टेड फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेबी। सेबी फॉलो नहीं की आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ना वो लोग, तब डिलिस्ट करवा देंगे। द एड्रेसेस ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स और इट्स डायरेक्टर्स आर नॉट नोन और फॉल्स। आपने एड्रेस दिया सेबी को गलत, कंपनी का एड्रेस गलत दिया, डायरेक्टर्स का एड्रेस गलत दिया, प्रोमोटर्स का एड्रेस गलत दिया, डिलिस्टिंग करवा देंगे आपकी कंपनी का। समझ में आ रहा है। और पब्लिक जो है, शेयर होल्डिंग ऑफ कंपनी हेल्ड बाय पब्लिक, वो मिनिमम लेवल से नीचे, मिनिमम लेवल कितना है सर बता दीजिए एक बार, 25%, तब भी डिलिस्टिंग करवा देंगे। लेकिन आपको एक रीजनेबल चांस दिया जाएगा सुनने का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बहुत छोटा सा रोल है, यही है कि सेट में जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है, सेट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, यही रोल है कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ मैं। आई डोंट थिंक कोई भी डाउट रहेगा आपका इस चैप्टर में। कुछ कुछ चीज़ें होमवर्क दिया गया है एंड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, बहुत ब्यूटीफुल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।